आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में क्या सीखेंगे कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपका एडियाबेटिक हो गया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारे प्रोसेस के बारे में हमने देखा है कि इनका वर्क डन कैसे निकालते हैं, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग थर्मोडायनामिक साइक्लिक प्रोसेस के बारे में सीखेंगे और कुछ हो सके तो टाइम मिले तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल्का फुल्का कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एट्सेट्रा, पॉलीट्रॉपिक। लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे वो है साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि उसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक साइक्लिक प्रोसेस, इन ए साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो गैसियस स्टेट होता है पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उसका क्या होता है, सेम होता है। सो इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, सो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? डेल्टा टी मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर जीरो होता है। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में आप देखिएगा कि जो डेल्टा यू होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि डेल्टा टी जीरो है। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन होता है, बताए थे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि पीवी डायग्राम ड्रॉ करें, तो कोई भी पाथ हो, आप ऐसे जाइए पीवी डायग्राम में, या स्ट्रेट एक पॉइंट से दूसरे टर्म में, या ऐसे करके जाइए। ये जो तीन अलग अलग पाथ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों पाथ में जो है डेल्टा यू सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए डेल्टा यू वन है, इस पाथ से अगर गया तो डेल्टा यू टू हो गया, इस पाथ से गया तो डेल्टा यू थ्री हो गया। तो ये पाथ फंक्शन तो है नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तीनों पाथ के लिए सेम है। तो इसका मतलब डेल्टा यू वन इजक्वल टू डेल्टा यू टू इजक्वल टू डेल्टा यू थ्री, ये भी होता है। ये तो साइकिल नहीं होने पे होता है, लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस रहा तो डेल्टा, तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ यूज कीजिए तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इजक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू इजक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये एक साइक्लिक प्रोसेस का मेथड हो गया। इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू साइक्लिक, इसको सर्कल कर देते हैं इंटीग्रेशन सिंबल को, इजक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन। इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इक्वल टू वर्क डन, या ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, ज़्यादा बेटर है, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी वर्क डन जो है इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये कब होता है, जब केवल पी डी वी वर्क है, अदर मैकेनिकल वर्क को हमने या इलेक्ट्रिकल वर्क को एब्सेंट माना हुआ है। ठीक है, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या देखा हमने कि साइक्लिक अगर प्रोसेस है तो उसका डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा और डेल्टा डब्ल्यू जो हो जाएगा पी डी वी तो होता ही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता है कि जो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी होता है, वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ पी डी वी जो है दैट इज एरिया अंडर द पी वी कर्व। मान लीजिए कि ये कोई कर्व है पी वी कर्व में, तो इसके अंदर का जो एरिया है, किसी भी दो पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट ले लिए, ये V1 है, ये V2 है, तो इसके अंदर में जो एरिया है, ये एरिया, ये इंटीग्रल ऑफ पी डी वी होता है। मान लीजिए ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, तो P इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ V हो सकता है। ठीक है, प्रेशर, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, जहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से लेकर V2 तक, तो ये वाला एरिया आ जाएगा आपका, जो शेडेड एरिया है, ये एरिया हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, पीवी कर्व को, प्रेशर वॉल्यूम कर्व को इंडिकेटर डायग्राम कहा जाता है। अब ये तो ओपन हो गया, साइक्लिक प्रोसेस नहीं रहा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस रहा, अगर इसमें पाथ अगर ऐसे दिखा देते हैं राइट की तरफ, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द गैस है, ऑन द गैस नहीं है। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो ऐसे, तो अब कैसा होगा वर्क डन, तब कोई इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे डॉट डॉट करके दिखा दीजिए, और ऐसे एज्यूम कीजिए कि ऐसे जा रहा है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक केस में ऐसे मान लेते हैं, केस में ठीक उसका अपोजिट पाथ मानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ रहा है, तब का जो वर्क डन है
वो वर्क डन ये वाला होगा, ऊपर वाला कर्व आएगा केवल, और ये वाला नीचे वाला कर्व कब आएगा, जब वॉल्यूम घट रहा है उस समय पीवी कर्व में नीचे वाला कर्व आएगा, ये पीवी डायग्राम है, नीचे वाला कर्व आएगा तो उस समय ये वाला एरिया लेना होगा, ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया जो है ब्लू में वो नेगेटिव है और रेड में जो शेडेड पोर्शन है वो पॉजिटिव है। तो ज़्यादा एरिया कौन सा है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वर्क ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव वर्क कम हो रहा है। तो इफेक्टिवली क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा डब्ल्यू साइकिल पूरे साइकिल में इजकल टू पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव, समझ जाइए, हायर वॉल्यूम पे हायर प्रेशर पे जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है और लो प्रेशर पे जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव। तो इसका जो होता है, इफ़ द साइकिल इज क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0। इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज तब डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा क्लियर हो गया। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है। दूसरा क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट में हमारा आउटपुट क्या है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, ये आपका एफिशिएंसी होगा। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का ये एफिशिएंसी होगा। तो नॉर्मली इनपुट में हम लोग हीट देते हैं और आउटपुट में वर्क लेते हैं, या इनपुट में वर्क लेते हैं और आउटपुट में हीट देखते हैं कि कितना ट्रांसफ़र हुआ है, जितना हम करना चाहते थे, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट, इनपुट बाय आउटपुट एनर्जी, आउटपुट बाय इनपुट एनर्जी, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन, ये हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, देखिए, ए साइक्लिक प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम इज मेड टू अंडरगो ट्रांसफर ऑफ हीट टू वर्क। क्या होता है, हीट टू वर्क हो रहा है, हीट टू वर्क, ठीक है। हीट टू वर्क केवल नहीं होता है, बाद में हम लोग देखेंगे हीट टू वर्क प्लस हीट होता है। यही है प्रैक्टिकल सिचुएशन, कुछ हीट हमेशा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सिस्टम कंटेन्स ए वर्किंग सब्सटेंस लाइक एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक है, जैसे पेट्रोल और एयर का मिक्सचर हो गया, और स्टीम होता है स्टीम इंजन में, ठीक है, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस क्या करता है, टेक्स हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स कॉल्ड reservoir and rejects heat to a low temperature body called sink, ठीक है। and during this process some mechanical work is transferred by the system to the surrounding, ठीक है। तो ये होता है, ये हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है। फिर से रिपीट करते हैं, क्या है पढ़िए। वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस, पहला बात क्या करता है ये, इट टेक्स हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी जिसे कहा जाता है रिजर्वेयर, और फिर उसे क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है हीट को, कहाँ, लो टेम्परेचर बॉडी में, जिसे हम लोग सिंक कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, देयर प्रोसेस सम मैकेनिकल वर्क इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, ठीक है। स्कीमेटिकली देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे, स्कीमेटिकली। तो स्कीमेटिकली देखते हैं कि हीट इंजन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। हीट इंजन जो है उसको स्कीमेटिकली दिखाने के लिए क्या है कि हीट इंजन में क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, एक होता है हाई टेम्परेचर सोर्स और दूसरा होता है लो टेम्परेचर सिंक। क्या क्या है, सोर्स है और दूसरा सिंक है। एक एक करके समझिए। सोर्स का टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर इसका TH से डिनोट करते हैं, और ये लो टेम्परेचर है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो लो टेम्परेचर है, इसको हम लोग T कोल्ड कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये है हीट इंजन जिसको हम दिखा रहे हैं, स्कीमेटिकली है हीट इंजन, ठीक है। अब ये हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेता है, मान लीजिए QH लिया, और इसको क्या करता है,
कोल्ड टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है हाई से लो की तरफ, लेकिन इस बीच में वो कुछ वर्क करता है W, और यही वर्क हमारा आउटपुट है। ठीक है, ये जो वर्क करता है यही आउटपुट है, यही हमारे इंजन को घुमाता है, और इसी से हमारी जो कार है उसका जो चक्का है ये सब घूमते रहता है, इसी W वर्क से, ये W वर्क जो है। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि ये टोटल इंजन में से वर्क आउटपुट निकल रहा है, इनपुट के टर्म में Q हीट है, और ये कहाँ से आता है, डीजल पेट्रोल वगैरह जला करके ये आता है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग में जाएगा तभी जा करके ये W मिलेगा। तो इसका जो एफिशिएंसी होगा वो एफिशिएंसी हम लोग क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखेंगे W/Q हीट, क्योंकि यही तो इनपुट है। और अगर फर्स्ट लॉ यूज किया जाए तो फर्स्ट लॉ से क्या देखिएगा आप, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी हीट आया है वो कहाँ कहाँ गया है, W और कोल्ड बॉडी में गया है। तो W=Q हीट माइनस Q कोल्ड, ये हो जाएगा। तो इसको अगर पुट करिएगा Q हीट माइनस Q कोल्ड डिवाइड बाई Q हीट, तो ये आपका आ जा रहा है 1 माइनस Q कोल्ड बाई Q हीट। ठीक है, अब इसमें अगर एफिशिएंसी को 1 करना है, यानी कि अगर 100% एफिशिएंसी करना हो तो Q कोल्ड को 0 करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। और अभी हम लोग देखेंगे कि कब पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। ये क्या क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक हाई टेम्परेचर सोर्स है उससे हीट लिया, लो टेम्परेचर सिंक है उसको दिया, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया, दैट्स ऑल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 100% एफिशिएंसी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और हम लोग ये शो करेंगे बाद में, हम लोग वी कैन शो दैट दिस इक्वल टू, वी कैन शो दैट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल इंजन, अगर इंजन रिवर्सिबल रहा तो QC/QH जो हो जाएगा वो हो जाएगा T कोल्ड/TH, समझे। तो 1 माइनस TC/TH हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू 1 माइनस T कोल्ड/T हॉट, ये हो जाएगा। तो ये तो हीट इंजन क्लियर हो गया। अब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का देखते हैं स्कीमेटिक क्या होता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो हम लोग यूज करते हैं, और हीट पंप का भी स्कीमेटिकली वही होता है, चीज़ एक ही है। और होता क्या है, ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जो है वो हीट इंजन का अपोजिट है, रिवर्स ऑफ हीट इंजन। अब हीट इंजन का रिवर्स, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी एक चीज़ वही होगा, एक हाई टेम्परेचर बॉडी होगा, लेकिन इसको सोर्स नहीं भूलेंगे। हाई टेम्परेचर बॉडी होगा, मान लीजिए TH हुआ, और यहाँ पर एक लो टेम्परेचर TC हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा वो हीट पंप हो गया मान लीजिए, या रेफ्रिजरेटर कह लीजिए इसको। ठीक है, लेकिन मैंने कहा अपोजिट होता है। अपोजिट होता है क्या होता है कि ये सिंक से हीट को लेता है, यहाँ से हीट को, कोल्ड बॉडी से हीट को लिया और हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र किया, बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। और वर्क क्या होता है, इसमें इनपुट होता है, वर्क बाहर नहीं जाता है, वर्क करना पड़ता है सिस्टम के ऊपर में। तो ये मान लीजिए QC है, ये अगर QH है और ये W है, तो फर्स्ट लॉ अगर लगाइएगा तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ से क्या मिलेगा आपको, W प्लस QC, यही ना, इक्वल टू QH, W प्लस QC इक्वल टू Q हीट। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा QH माइनस QC। ठीक है, और एफिशिएंसी जो होगा यहाँ पर, एफिशिएंसी उसको हम लोग एफिशिएंसी को अल्फ़ा कहते हैं, और इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। यहाँ एफिशिएंसी नहीं कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है, और COP कहा जाता है, COP। तो जो COP हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COP इक्वल टू हो जाएगा हमारा आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है, हम क्या कर रहे थे, किसी चीज़ को और ठंडा कर रहे हैं, ठंडा बॉडी से और हीट ले रहे हैं, तो QC हमारा आउटपुट है, और इनपुट क्या है हमारा, W है, क्योंकि काम कर रहे हैं इस पर। तो QC अपॉन जो है हमारा हो जा रहा है W, विच इज इक्वल टू Q हॉट माइनस Q कोल्ड, डिवाइड कर दीजिए तो 1 बाई QH बाई QC माइनस 1।
ये आ जा रहा है, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, और हम लोग शो कर सकते हैं फॉर रिवर्सिबल जो होगा, रिवर्सिबल हीट रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर QC या QH था, QH/QC इक्वल टू TH/TC, समझे। तो इसलिए COP जो हो जाएगा अल्फ़ा, वो हो जाएगा 1/TH/TC माइनस 1। इसका मतलब TC/TH माइनस TC, ये आ जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये नेचर के जिस अगेंस्ट में हो रहा है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप। ठीक है, बस रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सिस्टम वही होता है, डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। देखो, जब एफिशिएंसी की बात करते हैं, COP रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर, तब तो हमने ये लिखा, क्या लिखा, Q कोल्ड बाई W। मतलब जब COP हीट पंप की बात करेंगे, हीट पंप, तब हम लोग Q कोल्ड नहीं लिख करके QH/W लिखेंगे, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि उसमें हीट हॉट बॉडी को और हॉट करना हमारा इनपुट है, आउटपुट है। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब एक स्टेटमेंट देखते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के ऊपर में दो स्टेटमेंट, ये थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ के इक्विवेलेंट है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देखिए, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए रेजर्वेयर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट रेजर्वेयर एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो Q कोल्ड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, Q कोल्ड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ अगर यूज करते हैं तो W इक्वल टू Q हीट इक्वल टू जो आया है QH दैट इज इक्वल टू W प्लस Q कोल्ड। ठीक है, W इक्वल टू QH, W इक्वल टू QH नॉट पॉसिबल, W शुड नेवर बी इक्वल टू QH। यही है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसका मतलब कि QC शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। कुछ न कुछ अमाउंट रिजेक्ट में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ए परफेक्ट 100% एफिशिएंट इंजन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ए परफेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस, इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस QH और QC के बीच में बहुत कम कर दिया जाए, एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो TH और TC लगभग बराबर हो जाएगा, तो एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो 100% हो जाएगा इंजन का। तो वो पॉसिबल, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप TH और TC को बराबर कर दीजिएगा तो एक साइकिल पूरा होने में ही इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, मतलब कि वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जब इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा तो प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। ठीक, कभी नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? ये क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के ऊपर में है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के ऊपर में है। वो कहता है कि आप, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता है कि इधर से टेम्परेचर ले कर करके हीट ले करके इधर दे दे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? कोल्ड पूरा का पूरा हीट ठंडा से ले करके गर्म में कर दे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल वही है, कहीं ना कहीं से इस पर W इंसर्ट करना पड़ेगा, तब पॉसिबल है। समझ? मतलब पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है कि ये आएगा QC अमाउंट ऑफ हीट, QH अमाउंट ऑफ हीट जाएगा, और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से W इन करेगा, तो W शुड बी ग्रेटर देन 0। यही है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा है क्यों भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, बट वो प्रोसेस फिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता है।
ये हीट पंप या रेफ्रिजरेटर या हीट इंजन, तीन जो हम लोग टर्म सीख रहे हैं, जो मेथड प्रोसेस है, जो डिवाइस होगा, वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस मामले में बिल्कुल चुप है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, होगा कि नहीं होगा ये प्रोसेस वो नहीं बता पाता है। वो ये नहीं क्लियर कर पाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि चाय का कप जो है, चाय एक कप चाय जो है वो अगर गर्म है, हॉट कप ऑफ टी, तो वो अपने आप ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडा चाय अपने आप गर्म क्यों नहीं होता है एनवायरनमेंट से हीट लेकर के। तो ये प्रोसेस के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताया, तो कौन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ते हैं तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोसेस जो रिवर्सिबल होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस मैंने कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल कब होगा। रिवर्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सा और देखते हैं कि रिवर्सिबल मतलब समझते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस फिजिबिलिटी, कब प्रोसेस जो होगा रिवर्सिबल होगा। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि वो एकदम स्लो होगा और हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब प्रोसेस होगा तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, प्रोसेस नीड्स टू बी क्वासी स्टैटिक, एक नंबर, और हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा टी शुड ऑलवेज बी जीरो बिटवीन T1 एंड T2। सो पहला कंडीशन क्या होगा, प्रोसेस नीड्स टू बी क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब हो गया वेरी स्लो। ठीक है, एंड डेल्टा टी शुड बी नियरली इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी बिटवीन टी कोल्ड, टी हॉट एंड टी कोल्ड इक्वल टू जीरो, ये थर्मल इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी लॉसेस, मतलब एक तो हो गया ये, दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और दूसरा पॉइंट होगा देयर शुड बी नो लॉसेस। तो पहला दूसरा कंडीशन तो कुछ हद तक हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं स्मूथनेस रख करके, बहुत काफ़ी स्मूथ करके, लेकिन पहला कंडीशन तो नहीं कर सकते। थर्मल इक्विलिब्रियम में करेंगे तो हीट का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। ठीक है, थोड़ा सा हीट ट्रांसफ़र होने में इन्फाइनाइट टाइम लग जाएगा आइडियली। ठीक है, क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है, देखिए क्वासी स्टैटिक को ध्यान से समझिए। मतलब ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम सिचुएशन रहता है। क्वासी स्टैटिक का मतलब, मान लीजिए कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये इसके अंदर में कुछ गैस है, तो इसके ऊपर आपने क्या किया कि कुछ थोड़ा सा गैस है, और इसको क्वासी स्टैटिक को समझना अगर है तो आप क्या कर रहे हैं, इस गैस के ऊपर में धीरे धीरे सैंड डाल रहे हैं। सैंड मतलब बालू डाल रहे हैं इसके ऊपर में। पहले थोड़ा सा डालते हैं, आता है, फिर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इसका प्रेशर बढ़ता है, इस पर वेट बढ़ता है। फिर थोड़ा सा और डालते हैं, हल्का सा, थोड़ा सा 2-4 दाना डालें तो वो अपने आप वेट हल्का हल्का डालते गए टाइम के साथ, और ये कंप्रेस होते जाता है और यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद देखते हैं बालू में क्या हो गया, कुछ इस टाइप का सिचुएशन आ गया, ये गैस कंप्रेस हो गया और यहाँ पर बालू इकट्ठा हो गया ऐसे। लेकिन जिस प्रोसेस से स्लोली हम लोगों ने किया है वो ऑलमोस्ट क्वासी स्टैटिक था, इक्विलिब्रियम में ही था, हमेशा बैलेंस होकर चल रहा था। इसको एक ही बार अगर हम इतना सारा बालू के वजन, सैंड के वजन का कुछ डाल देंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्वासी स्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिवर्सिबल हीट इंजन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है, दूसरा है रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर ए गिवन टेम्परेचर T1 एंड T2, और ऐसे इंजन को हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। ठीक है, किसी भी इंजन में रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, इसको कार्नो पढ़ा जाता है, कार्नोट इंजन, कि उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं और कार्नोट इंजन है क्या। ठीक है, बिटवीन टू टेम्परेचर डिफरेंसेस T1 एंड T2 के बीच में जो जो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन होगा वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन माना गया है। क्लियर है, कार्नोट इंजन क्या होता है। कार्नोट
कार्नोट इंजन है क्या? देखिए कार्नोट इंजन है, मान लीजिए कि आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एक सिस्टम का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गैस को एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मली। ये हो गया 1 to 2 प्रोसेस। एक्सपेंड करने के बाद उसमें एडियाबेटिकली उसको एक्सपेंड करा जाता है, एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। एडियाबेटिक के बाद फिर गैस कंप्रेस होता है आइसोथर्मली और फिर एडियाबेटिकली। तो इसमें 1 2 3 4 ये प्रोसेस दिखा दिए और ये एरो दिखा दिए, दिख रहा है कैसे प्रोसेस जा रहा है। और इन दोनों प्रोसेस में हीट, यहाँ पे हीट इन होता है और यहाँ पे हीट आउट होता है, और इन दोनों जगह पे 1 4 और 2 3 में वर्क डन हो रहा है। वर्क तो सभी जगह हो रहा है लेकिन, ठीक है। तो ये एक कार्नोट इंजन है, कार्नोट साइकिल इसे कहा जाता है, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। तो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल प्रोसेस को देखिए तो 1 to 2 क्या है, 1 to 2 है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो जो वर्क डन होगा 1 to 2 के बीच में वो क्या होगा, 1 to 2 के बीच में वर्क डन W1 to 2 आइसोथर्मल में वर्क डन का क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है nRT ln V2/V1। मान लीजिए ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो nRT1 ln V2/V1 ये होगा, ठीक है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा U 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, डेल्टा W के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से 2 to 3 को अगर देखा जाए तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। और 2 to 3 में Q तो 0 है, Q 0 है तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा W, एंड डेल्टा W जो हो जाएगा, मैंने W डेल्टा ही लिख लेते हैं, W 2 to 3, तो W 2 to 3 एडियाबेटिक में, तो एडियाबेटिक में वर्क डन क्या होता है, वो होता है nR/γ-1 T2 - T1। 2 to 3 की बात कर रहे हैं ना, तो 2 to 3 की बात कर रहे हैं तो T2 - T3 ये होता है। अब जाके पीछे फॉर्मूला देख लीजिए, तो nR/γ-1 T2 मतलब एक्चुअली T1 है, माइनस T3 मतलब T2 है, T1 - T2 हो गया ये, ठीक है। एंड कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। डेल्टा W जो हो गया और डेल्टा U अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और इसी तरह से 3 to 4 का ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगेन ये आइसोथर्मल है, तो W 3 to 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा W 3 to 4, 3 to 4 हमारा आइसोथर्मल है, तो nRT वाला फॉर्मूला लगेगा, nRT ln, हाँ वो एक्सपेंशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो nRT ln V4/V3, ठीक है, nRT ln V4/V3, ये 3 to 4 हो गया। और 4 to 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा W 4 to 1 ये हो जाएगा, 4 to 1 अगेन एडियाबेटिक है, तो nR/γ-1 T2 - T1, 4 to 1 एडियाबेटिक है, nR/γ-1 T2 - T1, ठीक है। T2 - T1 इज एक्चुअली 4 और 1 को ऐसे याद कर लीजिए, तो T1 इक्वल टू T2 है और T3 इक्वल टू T4 है, ठीक है। T2 इसको T2 नहीं बोल करके T2 डैश बोलता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, T1 डैश कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है T1 डैश T2 डैश है और यहाँ पर जो है T2 डैश T1 डैश, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो nR/γ-1 T2 डैश माइनस T1 डैश है, तो W टोटल निकालिएगा आप, डेल्टा W टोटल, तो वो आपका आ जाएगा W कट जाता है एडियाबेटिक वाला और ये आता है nRT1 ln V2/V1 माइनस nRT2 ln, क्योंकि नेक्स्ट टाइम नेगेटिव वर्ग का कंप्रेशन है, nRT2 ln, हाँ इसमें क्या आ जाएगा V4/V3, ठीक है।
अब एफिशिएंसी अगर निकालना हुआ एफिशिएंसी, तो वो आप लिखिएगा 1 माइनस क्यू कोल्ड बाई क्यू हॉट, यही ना होता है, क्यू कोल्ड बाई क्यू हॉट। तो क्यू का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, ये देखिए क्यू का वैल्यू कितना है आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्यू इजकल टू डब्ल्यू है, तो क्यू इजकल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमें पता है, क्यू इजकल टू डब्ल्यू, यस क्यू इजकल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो NRTln क्यू कोल्ड की बात करेंगे तो NRTln V4/V3 आ जाएगा, 1 माइनस NRT कोल्ड जो कि है यहाँ पर T2 डैश, फिर ln V4/V3, और यहाँ पे हो जाएगा NRT1 डैश ln V2/V1। कोई कुछ गड़बड़ हुआ होगा देख लेंगे। तो NR तो कट जाएगा, ये तो नहीं रहा। अब क्या है कि हमें पता है कि TV टू दी पावर ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट, किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो हम लोग ये जो दो प्रोसेस है इसमें हम लोग कर सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है 1 2 3 4 है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है, 2 3 और 4 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं T2 V2 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1 इजकल टू T3 V3 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1। इसका मतलब T2 बाई T3 इजकल टू V2 बाई V3 बाई V2 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1, ठीक है। T2 T3 बेसिकली T1 डैश T3 इज T2 डैश, ये हो गया V3/V2 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1। इसी तरह से दूसरा एक रिलेशनशिप दूसरे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं, वो है T1 V1 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1 इजकल टू T4 V4 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1। मतलब कि T1/T4 इजकल टू V4/V1 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1। अब यहाँ T1 का मतलब हो गया T1 डैश और T4 का मतलब T2 डैश हो गया V4/V1 टू दी पावर ऑफ गामा माइनस 1। इसका मतलब कि V3/V2 इक्वल टू V4/V1 आ गया रिलेशनशिप। सो V3/V2 कहीं गड़बड़ किए हैं, V3 हमारे पास एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आया है, वो आया है V4/V3 डिवाइड बाई ln V2/V1। सो V4/V3 V1/V2 आ रहा है ना, तो यहाँ माइनस आएगा एक्चुअली, ये वाला टर्म यहाँ हमने एक माइनस छोड़ दिया, ठीक है। वर्क डन करिए, देखिए क्योंकि यहाँ पर Q हीट का वैल्यू ले लेते हैं, ये नेगेटिव आएगा तो मॉड लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, Q कोल्ड Q हॉट, ठीक है। ये हो जाएगा मोड, इसका लेना होगा मोड, जो हो जाएगा वो हो जाएगा NRT1 डैश ln V2/V1, ठीक है। तो इसको अगर किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि V3/V2 विल बी इक्वल टू V4/V1, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। मान लीजिए दिस इम्प्लाइज दैट V4/V3 इज इक्वल टू V4/V3 इज इक्वल टू V1/V2। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे लाकर, ठीक है, दिस वैल्यू हेयर। तो ln ये कट जाएगा तो आपको बच जाएगा, आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगा, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस T2 डैश बाई T1 डैश। इसका मतलब 1 माइनस जो हाई टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर जो है T कोल्ड बाई T हॉट, ये आ जाएगा फॉर्मूला में। तो कार्नोट इंजन का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ में आ गया। कार्नोट इंजन जो है वो बिटवीन T1 एंड T2 मोस्ट एफिशिएंट इंजन होता है, ठीक है।
रिवर्सिबल कार्नोट इंजन, याद रखिए, इज मोस्ट एफिशिएंट इंजन। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं, जो भी परसेंटेज है वो उस टेम्परेचर पर मैक्सिमम कार्नोट इंजन ही होता है। और वो कार्नोट इंजन क्या होता है, जिसमें 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तो ये थियोरी वाला पार्ट था। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आपको पता चलता है कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कितनी होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, वो केवल एनर्जी कंजर्वेशन, वो तो कहता है दोनों प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।